Hello students, how are you all? All okay? Okay. और कैसा रहा आपका एग्जाम? अच्छा ना? ठीक है, ओके। तो आज हम नया पाठ शुरू करेंगे। पाठ 8 है गिल्लू, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। तो हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावादी कवयित्रियों और लेखिकाओं में से एक है महादेवी वर्मा। इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 26 मार्च 1907 में फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा जबलपुर में और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई थी और इलाहाबाद में ही वो जीवन पर्यंत रही। जब तक जिंदा थी वहीं पर ही रही। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य के रूप में भी इन्होंने नारी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले थे, जैसे कि साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि। तो कविताओं के साथ साथ रेखा चित्रों के लेखन में भी वे अद्वितीय थी। 1987 में यानी 1987 में इनका देहांत हो गया। इनकी मुख्य रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, तथा इनकी गद्य रचनाएं हैं स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, मेरा परिचय आदि। चलो अब हम चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। क्या आपने कभी कोई पशु या पक्षी पाला है? पाला है? कौन सा? कुत्ता, है ना? तोता। यस। तो आप उसकी सुरक्षा भी तो करते हैं ना, उसका पालन पोषण भी करते हैं। पालन पोषण यानी उसको पालना, है ना? उसकी जिम्मेदारियां लेना सारी, खाना पीना, घुमाना, है ना? तो लेखिका हैं जो वो कह रही हैं कि सोन जूही की एक बेल थी, पीली सी कली, उसके ऊपर ये जीव बैठा हुआ था। हरितिमा में छिपकर, हरितिमा यानी हरियाली में छिपकर बैठा, और फिर लेखिका के निकट पहुंचते ही वह उनके कंधे पर कूदकर बैठ जाता था और उन्हें चौंका देता था। पर आज वह उसे ढूंढ रही है। क्यों ढूंढ रही है, ये तो हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। एक दिन सवेरे से बरामदे में आकर लेखिका ने क्या देखा कि 2 कौवे थे, एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछूतल जैसा खेल खेल रहे थे। अब 2 कौवे क्या कर रहे थे? चोंच मार मार कर किसी जीव को कुरेद रहे थे। यह काक भुसुंडी यानी एक कौवाई है, कौवे का नाम है काक भुसुंडी। एक विचित्र पक्षी है जिसे एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित करते हैं हम। सम्मादरित मतलब जिसे हम सम्मान देते हैं ना, जिसका आदर किया जाए, और अनावरित मतलब जिसका हम अनादर करते हैं, अपमान करते हैं। तो काक को दोनों तरीके से हम करते हैं, अवमानित भी और समादरित भी। तो हमारे बेचारे पुरखों ने गरुड़ के रूप में भी आ सकते हैं। हमारे पुरखे यानी हमारे पूर्वज गरुड़ के रूप में भी आ सकते हैं। न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितृ पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही आना पड़ता है।
आपको पता है ना, श्राद्ध में हम कौवे को खाना खिलाते हैं, है ना। तो कौवा जो आता है वो हमारा पूर्वज बनकर आता है, इसीलिए हम उसे खाना खिलाते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है ना। जब यहाँ हमारी छत पर कौवा आकर बोलता है तो हम ऐसा कहते हैं ना कि कोई मेहमान आने वाले होंगे घर पे, है ना। और दूसरी ओर हम काव काव करने वाले कौवे को अवमानना के अर्थ में प्रस्तुत करते हैं। अवमानना यानी अपमान करना, है ना, निरादर करना उसका। तो मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो घोंसले से घिर पड़ा था और कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे थे। मतलब कि एक गिलहरी का जो बच्चा था वो घोंसले से गिर गया था और जो दो कौवे थे ना वो उसे खा रहे थे नोच नोच कर। अब कौवे की जो चोंच थी उससे जो दो घाव लगे थे उसे, तो वो निश्चेत सा यानी बेहोश होकर गमले से चिपका पड़ा था। सबने कहा कि कौवे की चोंच लगने के कारण वह बच नहीं सकता, तो ऐसे ही रहने दो। परंतु मन नहीं माना, लेखिका का मन नहीं माना और उन्होंने उसे हौले से यानी धीरे से उठाकर अपने कमरे में ले गई। फिर क्या किया, रुई यानी कॉटन से उसका रक्त पोंछकर पेंसिलिन का मलम लगाया और रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों पर ढुलक गई। उन्होंने क्या किया, उसको मलम लगा दिया और कॉटन की एक पतली बत्ती बनाई और दूध में भिगोकर उसके मुंह में देने लगी कि शायद ये होश में आ जाए। पर उसका मुंह खुल ही नहीं रहा था और कई घंटे के उपचार यानी इलाज के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी का टपकाया जा सका। अब तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया। आश्वस्त यानी जिसे भरोसा प्राप्त हुआ हो कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर काले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। तीसरे दिन में, है ना, 3 दिन में ही वो ठीक हो गया और लेखिका की उंगली के साथ खेलने लगा अपने नन्हे पंजे लेकर। और उसकी आंखें कैसी थी, कांच की तरह, मोतियों जैसी। अब 3-4 महीने में स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। अब 3 महीने हो गए तो वो बड़ा हो गया था और उसकी पूंछ भी बड़ी हो गई थी, चंचल चमकीली आंखें हो गई थी। इसीलिए लेखिका ने उसे एक नाम दिया, गिल्लू। और फूल रखने वाली एक हल्की डलिया होती है ना, उसमें उन्होंने रुई बिछा दी और उसे तार से खिड़की पर लटका दिया झूले की तरह। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता। वो अपना घर हो गया था उसका, तो वो क्या करता, अपने आप ही झूलता था।
और अपनी कांच की मनकोसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर देखता रहता था। पता नहीं वो जैसे कुछ समझ रहा हो, कुछ देख रहा था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। कार्यकलाप यानी क्रिया पर। जब लेखिका लिखने बैठती तब वह अपने और लेखिका का ध्यान आकर्षित करने की इच्छा उसे होती थी और उसने उसका एक अच्छा उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतर जाता था। उसका यह दौड़ने का क्रम जब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। मतलब लेखिका के साथ वह खेल रहा था और लेखिका का ध्यान अपनी ओर आए, इसलिए वह क्या करता था, सर से पर्दे पर चढ़ जाता और तेजी से उतरता। तो उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उठकर उसे पकड़ ना ले। कभी लेखिका गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुघात लिफाफे के भीतर बंद रहता। लघुघात यानी छोटा सा शरीर उसका लिफाफे में बंद रह जाता था। लेखिका क्या करती थी, गिल्लू को पकड़कर एक लिफाफे में रख देती थी और इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे वह खड़ा रहकर अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता और भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह लेखिका को सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर कुतरता रहता। क्या करता था वह, भूख लगती थी तो चिक चिक करता था और लेखिका को बताता था कि भाई मुझे कुछ दे दो खाने के लिए, और लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर बिस्कुट और काजू को कुतरता रहता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां मेरी खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगती। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि उसे मुक्त करना आवश्यक है। मतलब जब वसंत ऋतु आई तो नीम की सुगंध, चमेली की सुगंध लेखिका के कमरे में फैलती थी और जो बाहर गिलहरियां थी वह लेखिका की खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करती थी। तो उसको लगता था न जाने मुझे ये कुछ संदेश दे रही है, कुछ कह रही है। और गिल्लू को जाली के पास देखकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर, है ना, मतलब वो जब बाहर देखता था गिल्लू तो लेखिका को लगता था कि जैसे मुझे उसे मुक्त कर देना चाहिए, मैंने क्यों इसे बंद करके रखा है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और उस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। अब इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी।
आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता, है ना। तो लेखिका ने क्या किया कि इसे मुक्त करना जरूरी है, तो उन्होंने कील निकालकर एक जाली में कोना खोल दिया। तो इस मार्ग से गिल्लू बाहर जाता था और मुक्ति की सांस लेता था, फिर वहां से वापस घर में आ जाता था, है ना। घर में कुत्ते बिल्लियों को भी पालना है ना, तो वो भी डर रहता था कि कहीं कुत्ते और बिल्ली इसे खा न जाए। तो जब लेखिका घर पर नहीं रहती थी तो उसका कमरा बंद ही रहता था, है ना। समझ में आ गया इतना चैप्टर? ठीक है, तो अब हम कल करेंगे। ओके, बाय बाय।